जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी इन्वेजन इन इंडिया। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने महमूद गजनवी का आक्रमण देखा था। इस क्लास में हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गौरी वो शख्स हैं जिनके कार्यकाल में भारत में पहला इस्लामिक शासन स्थापित हुआ। मतलब भारत में पहली बार इस्लाम का शासन जो है वो मोहम्मद गौरी के टाइम पे चालू हुआ। ठीक। देखिए, मोहम्मद गौरी जो रहे हैं ये सेंट्रल अफगानिस्तान में एक जगह है गौर। ठीक। इनका जन्म मोहम्मद गौरी का इसी गौर में हुआ था जो कहां पर है, सेंट्रल अफगानिस्तान में। और ये जिस एम्पायर के राजा थे वो था घुरीद एम्पायर। देखिए, कल हम लोगों ने जो महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था तो उनकी जो एम्पायर था वो गजनी था। ठीक, वो गजनी एम्पायर के थे। मोहम्मद गौरी जो थे ये घुरीद एम्पायर के थे। ठीक। और गौर नाम की एक जगह सेंट्रल अफगानिस्तान में है, वहां पर मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ। ठीक। इस क्लास में हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किए, इनके पीछे के कारण क्या थे, इनके आक्रमण करने के कारण क्या थे और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए, जैसे हमने महमूद गजनवी के केस में देखा था वैसे ही हम मोहम्मद गौरी के भी केस में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी कौन थे? ये घुरीद एम्पायर के एक सुल्तान थे। इनका एम्पायर का नाम था घुरीद एम्पायर और सेंट्रल अफ्रीका में घौर, ठीक है, घोर करके एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक। अब अगर हम बात करें तो इस्लामिक तौर पर, रिलीजियन तौर पर अगर हम बात करें तो ये एक सुन्नी इस्लाम थे। इनका जो रिलीजन था वो क्या था? सुन्नी इस्लाम। ठीक। मोहम्मद गौरी का रिलीजन क्या था? सुन्नी इस्लाम। इससे पहले भी जो हमने महमूद गजनवी पढ़ा थे तो महमूद गजनवी भी कौन थे? सुन्नी इस्लाम। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, मोहम्मद गौरी का जन्म घुर एरिया में हुआ, सेंट्रल अफगानिस्तान में। इनके एम्पायर का नाम था घुरीद एम्पायर, इसीलिए इनको महमूद ऑफ घुरीद भी कहा जाता है। देखिए, मोहम्मद गौरी का एक और नाम है महमूद ऑफ घुरीद। महमूद ऑफ घुरीद, ये इनका महमूद ऑफ घुरीद के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, क्योंकि इनके एम्पायर का नाम था घुरीद इसीलिए ये महमूद ऑफ घुरीद के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर? तो मोहम्मद गौरी के बारे में आपको समझ में आया। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी जो थे ये रूलर थे किस डायनेस्टी के? घुरीद डायनेस्टी के। ठीक। और इनका रीजन क्या था? घोर रीजन। कहां पर है? जो आज के सेंट्रल अफगानिस्तान में। और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1173 से लेकर के 1206 तक था। ठीक। तो 1173 से लेकर के 1206 तक इनका जो था वो शासन था। ठीक। 1206 में ही मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो भारत में इन्होंने जितना भी इन्वेजन किया ये 1173 से लेकर के 1206 के बीच में किया। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1144 में हुआ था। कहां पे हुआ था? घोर नामक एक जगह में, जो आज की डेट में कहां पर है? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में भी अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफगानिस्तान। ठीक। तो सेंट्रल अफगानिस्तान में घूर नामक जगह में इनका जन्म हुआ। इसके बाद बात करें तो इनके जो पिताजी हैं, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था बाहा अल दीन साम साम फर्स्ट। ठीक। तो ये इनके पिताजी का नाम था बाहा अल दीन साम फर्स्ट। ये इनके पिताजी थे मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी की अगर हम रिलीजन की बात करें तो इनका जो रिलीजन था वो था सुन्नी इस्लाम। ठीक। तो इनका जो रिलीजन था वो क्या था? सुन्नी इस्लाम। तो ये मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्या था? इंट्रोडक्शन था। ठीक। अब मोहम्मद गौरी के इन्वेजन से पहले, ठीक, हमें कारण समझने होंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। देखिए, हमने जैसे लास्ट क्लास में हमने महमूद गजनवी के बारे में देखा था और उनके रीजंस देखे थे कि भाई उन्होंने भारत पर क्यों आक्रमण किया, ऐसे ही मोहम्मद गौरी के भी कुछ रीजंस थे जिसके कारण उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक। तो सबसे पहले हम उनके आक्रमण देखने से पहले हम उनके कारण देखेंगे कि किस कारण से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक।
तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो रीजंस फॉर गौरीज इन्वेजन, गौरी के आक्रमण करने का कारण क्या थे। सबसे पहला कारण था एस्पायरेशन ऑफ मोहम्मद गौरी। इसका मतलब मोहम्मद गौरी की महत्वाकांक्षा। देखिए, कोई भी राजा, कोई भी आक्रमण करता है अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया में, अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर ने क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि अलेक्जेंडर की ये महत्वाकांक्षा थी कि उसको पूरे विश्व का राजा बनना है। तो ऐसे जितने भी आक्रमणकर्ता होते हैं, इनका एक एस्पिरेशन होता है, मतलब इनकी एक महत्वाकांक्षा होती है। ठीक, तो मोहम्मद गौरी भी ऐसा ही एक ब्रेव जिसे कहा जाए, एक साहसी, ठीक, ब्रेव काफी था, ये साहसी था। इसके अलावा इसकी महत्वाकांक्षी था काफी ज्यादा। ठीक, ये अपने साम्राज्य का, अपने रूल, अपने जो एम्पायर है उसको एक्सपांड करना चाहता था। तो मोहम्मद गौरी क्या करना चाहता था? अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करना चाहता था। ठीक, अब चूंकि इनका जो एरिया था वो अफगानिस्तान था। ठीक, अब अफगानिस्तान के अगर वेस्ट साइड अगर हम देखें तो वहां पर किनका रूल था? खलीफाओं का रूल था। ठीक, आपने जानते हैं कि खलीफा वहां पे रूल किया करते थे, तो वहां पर तो ये एक्सपांड कर नहीं सकता था। ठीक, तो चूंकि पश्चिम में इसका विस्तार संभव नहीं था, इसीलिए इसने भारत की तरफ आने का फैसला किया। मतलब ये पश्चिम की तरफ, मतलब अगर हम बात करें, ये अफगानिस्तान की टेरिटरी है, ये इसकी टेरिटरी थी, तो ये पश्चिम की तरफ नहीं जा सकता था। ये किस तरफ आया? पूरब की तरफ, भारत की तरफ आया। ठीक, तो इसमें भारत की तरफ इसका एक्सपांशन करने का कारण, इन्वेजन करने का कारण जो था वो थी इसकी महत्वाकांक्षी सोच। ये अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाहता था, पूर्वोत्तर मतलब पश्चिम साइड नहीं कर सकता था, इसीलिए किस तरफ आया? पूरब तरफ आया। ठीक, दूसरा रीजन था डिस्ट्रॉइंग द गजनी डायनेस्टी ऑफ पंजाब। देखिए, आपको याद होगा इससे पहले मैंने जब महमूद गजनवी पढ़ाया था, तो महमूद गजनवी को की डायनेस्टी कौन सी थी? गजनी डायनेस्टी। ठीक, और मोहम्मद गौरी की कौन सी डायनेस्टी थी? घुरिद डायनेस्टी। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चलता था। मतलब इन दोनों के बीच में, इन डायनेस्टीज में, मतलब जो महमूद गजनवी की डायनेस्टी थी गजनी डायनेस्टी, और जो मोहम्मद गौरी की डायनेस्टी थी घुर डायनेस्टी, इनके बीच में पहले से ही शत्रुता चली आ रही है। मतलब ये दोनों बहुत पहले से एक दूसरे के क्या थे? दुश्मन थे। ठीक, अब उस टाइम पर अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के समकालीन पंजाब पर, चूंकि देखिए महमूद गजनवी ने जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो जो पंजाब वाला एरिया था, मैंने आपको बताया था, वो किसके कब्जे में आ गया था? गजनी के कब्जे में आ गया था। तो उस टाइम पर पंजाब में गजनी वंश का एक शासक था, इसका नाम था खुसरू मलिक। इसका क्या नाम था? खुसरू मलिक। ठीक, तो क्या था? पंजाब में गजनी वंश का उस टाइम पर एक शासक था खुसरू मलिक। ठीक, खुसरू मलिक। ठीक, तो उसके ऊपर क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। ठीक, और मोहम्मद, चूंकि देखिए उस टाइम पर अगर हम बात करें गजनी की, ठीक है, गजनी डायनेस्टी कहां थी? इसकी राजधानी कहां थी? गजनी में। ठीक, अब गजनी उस टाइम पर वहां पर भी कौन से एरिया में था? गजनी भी अफगानिस्तान में। ठीक, तो जब मोहम्मद गौरी ने इसके ऊपर आक्रमण किया, खुसरो मलिक के ऊपर, ठीक, तो क्या हो गया? ये गजनी छोड़ के भाग गया। ठीक, देखिए गजनी उनकी राजधानी थी। ठीक, अब जब मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक पर आक्रमण किया, तो ये क्या हो गया? गजनी छोड़ करके भाग गया, और ये कहां भाग गया? पंजाब की तरफ। ठीक, तो गजनी छोड़ करके खुसरो मलिक कहां भाग गया? पंजाब की तरफ। अब मोहम्मद गौरी का कब्जा कहां हो गया? गजनी पर। मोहम्मद गौरी का कब्जा कहां हो गया? गजनी पर। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने बाद में अपनी राजधानी गजनी बना ली थी। मोहम्मद गौरी ने बाद में अपनी राजधानी क्या बना ली थी? गजनी को अपना राजधानी बना लिया था। अब चूंकि मोहम्मद गौरी ये बात जानता था कि गजनी एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खुसरो मलिक वहां से बच के कहां भाग गया? पंजाब भाग गया। ठीक, गजनी से कहां भाग गया? पंजाब भाग गया। तो वहां पर खुसरो मलिक को ढूंढते हुए मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर
आक्रमण किया। तो आक्रमण करने का दूसरा रीजन था खुसरो मलिक को मारना। खुसरो मलिक कौन था? गजनी वंश का उस टाइम पर शासक था, और जो गजनी वंश था और जो घुरिद वंश थे, ठीक, इन दोनों के बीच में पहले से ही शत्रुता चली आ रही थी। और उस टाइम पर घुरिद वंश के राजा कौन थे? मोहम्मद गौरी। तो इस कारण से गजनी से, चूंकि पहले उन्होंने गुजनी पर आक्रमण किया, तो गजनी से खुसरो मलिक क्या हो गया? भाग गया। अब वो भाग के गया किधर? पंजाब की तरफ। ठीक, तो पंजाब पर आक्रमण करने का उसको मोहम्मद गौरी को ये एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया। तो इसके रीजंस में एक ये भी आता है कि इसको गजनी वंश को खत्म करना था। किसको खत्म करना था? मोहम्मद गौरी को गजनी वंश को खत्म करना था, खुसरो मलिक को खत्म करना था। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक, तो इसीलिए मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इनके ऊपर आक्रमण किया। तो कहां पर आक्रमण किया? पंजाब में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा रीजन जो था वो, जैसा कि मोहम्मद गजनवी के टाइम पे भी यही था, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम रिलीजियन, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। देखिए, जिसने भी मुस्लिम आक्रमण करता थे उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता था, इस्लाम का प्रचार करना। तो मोहम्मद गौरी चूंकि एक कट्टर मुसलमान था, ठीक, मतलब एक तरीके से कहा जाए एक कट्टर इस्लामिक था, ठीक, तो इस्लाम का प्रसार करना या इस्लाम को प्रोपोगेट करना वो अपना कर्तव्य समझता था। मतलब एक तरीके से मोहम्मद गौरी ये समझता था कि ये मेरा काम है कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करूं। ठीक, तो इस कारण से भी, और चूंकि भारत, जैसा मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के टाइम पे भी, भारत कैसा था? एक मूर्ति पूजक देश था। कौन सा देश था? मूर्ति पूजक, जहां मूर्तियों की पूजा होती थी। ठीक, और इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजन बिल्कुल खिलाफ है। वहां पर तो मूर्ति पूजन होता ही नहीं था। मैंने जब राइज ऑफ इस्लाम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे। ठीक, तो कहीं पर भी अगर इस्लाम धर्म का होना है तो वहां पर मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। तो चूंकि भारत में सबसे ज्यादा उस टाइम पर मूर्ति पूजन होता था, ठीक, भारत के मंदिर जो थे वहां पे मंदिर प्रथा थी, मूर्ति पूजन हुआ करता था। तो इस कारण से भी क्या हुआ, ये क्या करना चाहता था, ये भारत में मूर्ति पूजन का नाश करना चाहता। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस्लाम धर्म तभी प्रोपोगेट होगा जब दूसरे धर्म को आप डिस्ट्रॉय करोगे। ठीक, दूसरे धर्म को जब आप खत्म करोगे तभी आपके धर्म का उदय होगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, वही नीति अपनाई कि मूर्ति पूजन को खत्म करने के लिए भारत में, और उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए इसने आक्रमण किया। तो इसके आक्रमण का एक और कारण यह भी था कि ये धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, क्योंकि ये खुद कट्टर मुसलमान था। ठीक है, तो तीसरा रीजन ये है। इसके बाद अगर हम आखिरी बात करें तो पैसे का लालच। देखिए, जितने भी आक्रमण करता रहे हैं उनको धन की लालच सबसे ज्यादा थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए, चाहे मुसलमान आक्रमण करता रहे हों, चाहे उसके बाद फिर अंग्रेजों ने आक्रमण किया हो, सबके सब में एक ही निगाह थी, वो था पैसा। ठीक, तो पैसे की लालसा जो थी वो सबसे ज्यादा थी। चूंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। भारत में, मैंने आपको बताया कि भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे उनके नीचे बहुत सारा सोना था। महमूद गजनवी ने तो आक्रमण ही किया था सिर्फ सोना पाने के लिए। चूंकि मोहम्मद गौरी भी वहीं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से था, ठीक है, और वहां पर भी इसको अपना एम्पायर, जैसा मैंने आपको बताया था, गजनवी एम्पायर को चलाने के लिए भी यहां पे लूटपाट महमूद गजनवी करके गया। तो गौरी के भी दिमाग में ये चीज थी कि भारत पर आक्रमण करेंगे तो वहां से हम उनकी धन संपदा लूट करके और हम अपने शासन को चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, शासन चलाने के लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज होता है धन। ठीक, अगर धन नहीं होगा कहीं पर तो वो शासन नहीं चल सकता। ठीक, तो धन की आवश्यकता थी उसको। ठीक, और धन की आपूर्ति कहां से हो सकती थी? भारत से हो सकती थी। ठीक, तो इसका चौथा रीजन इसका ये था आक्रमण करने का, कि भारत से धन संपदा को लूटना। ठीक, तो चारों रीजंस आपको समझ में आए।
तो मोहम्मद गौरी के ये 4 कारण थे जिसके कारण उसने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहला कॉमन, देखिए 2 चीजें देखिए कभी भी आप आक्रमण करता अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें कॉमन रहती हैं, एक तो धर्म का प्रचार करना और दूसरा पैसे की लूट। ये 2 चीजें कॉमन रहती है, ठीक। बाकी अलग अलग एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन भी मोस्ट प्रोबेबली कॉमन रहता है, क्योंकि हर राजा की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने एम्पायर को एक्सपांड करे। ये हर राजा की होती है, जो भी राजा होता है तो उसकी एक ये महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा साम्राज्य पूरी दुनिया में। तो वैसा ही एक एस्पिरेशनल शासक था मोहम्मद गौरी। इसके अलावा इनका जो कट्टर दुश्मन था गजनी डायनेस्टी, उसका राजा जो था खुसरो मलिक, उसको गजनी से भगा दिया था, लेकिन वो चला गया था पंजाब। अब चूंकि वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, इस कारण से भी पंजाब पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने। तीसरा जो मैंने आपको बताया, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्यों? क्योंकि भारत एक मूर्ति पूजक देश था और इनके यहाँ मूर्ति पूजन नहीं होता था, तो इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए और मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। और चौथा था पैसे की लालच, क्योंकि भारत में एक अचूक संपत्ति थी, बहुत सारा धन संपदा था, तो उसको भी एक तरीके से लूटने के लिए भी कौन आया था? मोहम्मद गौरी। ठीक, तो आपको मोहम्मद गौरी के सारे रीजन समझ में आए कि किस रीजन से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम एक एक करके देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के आक्रमण प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार पूछे गए। ठीक, तो उनके इन्वेजन्स अब हम देखेंगे एक एक करके। टाइम पीरियड आप याद रखिएगा, इनके जो आक्रमण हुए हैं वो 1173 से लेकर के 1206 तक, जब तक मोहम्मद गौरी की डेथ नहीं हो गई तब तक इसने लगातार भारत पर आक्रमण करके भारत के अलग अलग रीजन्स को जीता। अब हम 1173 से लेकर के 1206 तक के भारत के इनके एक एक आक्रमण को देखते हैं कि इन्होंने कहां कहां सिलसिलेवार तरीके से आक्रमण किया। ठीक, तो मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें, ठीक, तो इस सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि ये मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया, इसकी इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है। ठीक, देखिए इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, इसकी एक किताब है। ये मिनहाज उस सिराज जो है, ये वो रहे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी, तबगात ए नासरी। ठीक, तो इनकी एक किताब थी तबकात ए नासरी। ठीक, किसकी थी? मिनाज उस सिराज की। तो मिनाज उस सिराज की एक किताब थी, कौन सी? तबकात ए नासरी। ठीक, इसमें बताया गया है मोहम्मद गौरी के सारे आक्रमण, कि उसने कब कब कहां कहां और किस किस पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी मिनहाज उस सिराज की किताब तबकत ए नासिरी से प्राप्त होती है। आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण की जानकारी मिनहाज उस सिराज की किताब तकबत ए नासरी से मिलती है। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण। तो अगर हम सबसे पहला आक्रमण देखें तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था 1175 में, 1175 में, और ये जगह कौन सी थी? मुल्तान। तो आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम सबसे पहले 1175 एडी में मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को जीता था। ठीक, तो इसका सबसे पहला आक्रमण क्या था? 1175 में मुल्तान पे। ठीक, मुल्तान पे आक्रमण करके और उसको इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है 1178 में। 1178 में उस टाइम पर गुजरात में एक वंश हुआ करता था, चालुक्य वंश। उस टाइम पर एक वंश हुआ करता था, कौन सा? चालुक्य राज था गुजरात में। ठीक, और इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा।
इसकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ा। तो 1178 में गुजरात का एक शासन जिस जहां पर था चालुक्य का, उसकी राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक, लेकिन उस टाइम पर अगर हम बात करें तो अनिलवाड़ा में, ठीक, उस टाइम पर एक रानी वहां की हुआ करती थी, ठीक है, जो बेसिकली वहां पर जो राजा हुआ करते थे मूलराज सेकंड। कौन थे? मूलराज सेकंड। इनकी माता जी, चूंकि मूलराज सेकंड क्या थे? छोटे थे। ठीक, तो उस टाइम पर इनकी माता जी वहां का प्रशासन संभाल रही थी, जिनका नाम था नायिका देवी। ठीक, तो इनका नाम था नायिका देवी। ठीक, तो उस टाइम पर चालुक्य वंश में किसका शासन चल रहा था? मूलराज सेकंड का। और चूंकि मूलराज सेकंड छोटे थे, तो उनकी माता जो थी नायिका देवी, वो यहां का प्रशासन चला रही थी। तो जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया, तो नायिका देवी वहां की शासिका ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ये मोहम्मद गौरी की सबसे पहली हार थी भारत में। भारत में सबसे पहली हार जो मोहम्मद गौरी की थी वो अनिलवाड़ा में थी। 1178 में मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर वहां के राजा थे मूलराज सेकंड और उनकी माता जी थी नायिका देवी। तो नायिका देवी ने क्या किया था? जो गौरी थे, मोहम्मद गौरी, इनको हरा दिया था। तो एक तरीके से कहा जाए तो मोहम्मद गौरी की सबसे पहली डिफीट इन इंडिया, भारत पर उनकी सबसे पहली जो पराजय हुई थी वो यही हुई थी अनिलवाड़ा में। ठीक, तो मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो कहां हुआ था? अनिलवाड़ा में। इसके बाद मोहम्मद गौरी का जो तीसरा आक्रमण हुआ था, ठीक, 1179 में, वो हुआ था पंजाब प्रांत में। मैंने आपको बताया था, जब मैं रीजंस बता रहा था मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण पे, तो मैंने आपको बताया था गजनी वंश का एक शासक, ठीक, मैंने आपको बताया था गजनी वंश का एक शासक खुसरब मलिक। ठीक, तो खुसरब मलिक को क्या किया था? गजनी से भगा दिया था मोहम्मद गौरी ने। लेकिन ये जो खुसरब मलिक था, ये भाग के किधर आ गया था? पंजाब आ गया था। ठीक, तो इस कारण से भी मोहम्मद गौरी ने भारत पर, पंजाब पर आक्रमण किया था। तो इसका एक रीजन ये था। तो पंजाब पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक, ये किसके खिलाफ किया था? ये खुसरो मलिक जो वहां से भाग के गया था, उस पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने और उसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक, मतलब यहां पर ये जो था पंजाब में, अगर हम बात करें तो यहां पर खुसरो मलिक कौन था? गजनी वंश का शासक था, जिसको गजनी से भगा दिया था और उसके बाद पंजाब में इसका पीछा करते हुए आया और यहां पर उसको पंजाब में हरा करके उसको अपने अधीन कर लिया। तो 1179 में मोहम्मद गौरी ने कहां आक्रमण किया? पंजाब पे। ठीक, 1179 में। उसके बाद जो अगला युद्ध होता है वो होता है तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। अब देखिए, तराइन का युद्ध आप जानते हैं, ये फर्स्ट था। ठीक, फर्स्ट कब हुआ था? 1191 में। ठीक, सामने कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के, दिल्ली और अजमेर वाले चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक, तो पहले तराइन के युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पहला युद्ध क्या हो गया था? विजयी हो गए थे। ठीक, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इनको मृत्युदंड या इनको बंधक बनाने की बजाय इनको छोड़ दिया था और यही कारण था, पृथ्वीराज चौहान की यही उदारता भारतवर्ष को इतनी महंगी पड़ी कि अगले साल, जस्ट नेक्स्ट ईयर, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ तराइन। इनका दूसरा युद्ध हुआ। ठीक, कब हुआ? सेकेंड 1192 में। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए और मोहम्मद गौरी क्या हो गए? जीत गए। ठीक, तो मोहम्मद गौरी को अगर पहले ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने समाप्त कर दिया होता तो शायद आज
इस्लामिक रूल जो है वो भारत पर ना आता, लेकिन इनकी उदारवादिता कहीं ना कहीं भारत को भारी पड़ी। और जब सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ 1192 में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित कर दिया? पृथ्वीराज चौहान को, और दिल्ली पे अपना अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर जो है अधिकार जो किया मोहम्मद गौरी ने, वो किसको हरा के किया? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक, और ये कब हराया? 1192 में। ठीक, तो तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गए। इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ, ठीक, अगला जो युद्ध होता है वो होता है कन्नौज का युद्ध, क्योंकि अब मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण किया? जयचंद पे। ठीक, जयचंद कौन थे? कन्नौज के राजा। ठीक, और ये जयचंद वही हैं पृथ्वीराज चौहान के ससुर। मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जयचंद की दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान से, इनकी बेटी को उठा के ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक, तो जयचंद जो थे, ठीक है, वो अभी तक तो सारे युद्धों से बचे हुए थे। ठीक, तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण किया? कन्नौज के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद गौरी उस टाइम ये बात जानता था कि कन्नौज जो है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन के बाद कन्नौज का जो इंपॉर्टेंस था वो पाटलिपुत्र के बराबर था। मतलब जो कन्नौज पे जिसने राज किया उसने पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा माना जाता था। तो कन्नौज पर उसका आक्रमण करना बहुत जरूरी था, और मोहम्मद गौरी महत्वाकांक्षी तो था ही। तो 1194 में, ठीक, मोहम्मद गौरी और जो जयचंद थे इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंद्रावर। क्या बोला जाता है इसको? बैटल ऑफ चंद्रावर। तो ये चंद्रावर के युद्ध में, ठीक, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया और मोहम्मद गौरी का दिल्ली के साथ साथ कन्नौज पे भी कब्जा हो गया। अब आप सोच सकते हैं उस टाइम पे हमारे जो भारत के शासक थे, मतलब इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती, मूर्खता के परायण के, कि वो जयचंद जब पृथ्वीराज चौहान पर यही मोहम्मद गौरी जब आक्रमण कर रहा था, तो यही जयचंद बिना कुछ किए, बिना कुछ मदद किए उनकी चुपचाप बैठे रहे, और 2 साल बाद अगर आप देखें तो उन्हीं के क्षेत्र में आक्रमण करके उसी को जीत लिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता रही है हमारे भारत के राजाओं में कि उन्होंने आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी का काम आसान कर दिया। तो अभी हम आगे रीजंस पढ़ेंगे कि राजपूत क्यों हारे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था आपसी लड़ाई, और इस आपसी लड़ाई का, ठीक, इस सामंतवादी सोच का सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया तो वो महमूद गजनवी ने उठाया पहले, और उसके बाद फिर किसने उठाया? मोहम्मद गौरी ने। तो इनकी लड़ाई का ही फायदा उठाया। ना तो अरबों की, ना तुर्कों की सेना इतनी बड़ी थी, और ना ही वो इतने ज्यादा कैपेबल थे कि वो पूरे राजपूत वंश को खत्म कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल कमजोरी के कारण भी यहां पर हार हुई। ठीक, तो कन्नौज पर उनका कब्जा कब हुआ? 1194 में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगला जो इनकी विजय होती है वो होती है बिहार में। ठीक, बिहार में 1197 में अगर हम बात करें तो इसमें मोहम्मद गौरी नहीं लड़ने गए थे। इसमें मोहम्मद गौरी का एक, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से कहा जाए कि मोहम्मद गौरी का सेनापति, ठीक, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। ठीक, तो ये जो बख्तियार खिलजी था इसने क्या किया? बिहार पर आक्रमण कर दिया, और बिहार को, पूरे बिहार को इसने जीत लिया। तो बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। इसने 1197 में बिहार पर आक्रमण किया, और वहां पर बिहार में पूरी साम्राज्य को इसने रौंद डाला। मतलब एक तरीके से पूरा रूम कर दिया, और बिहार की जो सबसे हमारी एलाइट, एक तरीके से कहा जाए उस टाइम पर, जो वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया
कि बिहार पर आक्रमण किया 1197 में। बख्तियार खिलजी कौन था? ये इनका सेनापति था और इसने क्या किया, बिहार को तो रौंदा ही रौंदा और पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। ये ऐसा कहा जाता है कि पूरे 6 महीने तक आग लगती रही थी, मतलब पूरे 6 महीने तक कागज जल रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज्यादा लिटरेचर जलाया गया, कितना ज्यादा भारत का लिटरेचर जो है वो जला दिया गया था। और किसके द्वारा जलाया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक, तो 1197 में ये चीज हुई। ठीक, इसके बाद बात करें अगली जो थी वो थी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मैंने आपको बताया था, बुंदेलखंड में एक चंदेल शासक थे, चंदेल वंश का शासन था, चंदेल डायनेस्टी थी। ठीक, बुंदेलखंड मतलब आज का जो थोड़ा पार्ट मध्य प्रदेश का और थोड़ा पार्ट उत्तर प्रदेश का। तो ये बुंदेलखंड पर जो आक्रमण किया था, यहां पर उस टाइम पर चंदेल डायनेस्टी के एक राजा थे परमादिदेव। ठीक, तो चंदेल वंश के एक शासक थे परमादिदेव। इनकी एक राजधानी थी कालिंजर। ठीक, इनकी कैपिटल क्या थी? कालिंजर। ठीक, तो इनकी राजधानी कालिंजर पर किसने आक्रमण किया था? इसी मोहम्मद गौरी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का कौन था? दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही हैं जो स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करेंगे 1206 में। या एक तरीके से कहा जाए दिल्ली सल्तनत की नींव कौन रखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने 1203 में, आपको ये डेट समय देखिए, सारी चीजों का आपको समय याद रखना है। 1203, तो 1203 में चंदेल वंश के शासक परमादिदेव की राजधानी कालिंजर पर आक्रमण किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कालिंजर को और चंदेलों को अपने अधीन कर लिया। तो चंदेल जो थे वो 1203 में इनके अधीन हो गए। ठीक, तो इसका जो 8वां था आक्रमण वो था बुंदेलखंड पे 1203 में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो था वो था बंगाल। देखिए बिहार को, जैसे मैंने आपको बताया था, बख्तियार खिलजी ने 1197 में बिहार को नेस्तो नाबूद कर दिया था, पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। उसके बाद बंगाल में, ठीक, कब? 1204 में। अब बिहार की जीतने के बाद इनकी नजर पड़ी बंगाल में। ठीक, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो बंगाल में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, सेन डायनेस्टी। ये आपको नाम याद रखना है, सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी कहां पर थी? बंगाल में। ठीक, और ये बंगाल में जो सेन डायनेस्टी थी, इसके जो राजा हुआ करते थे उस टाइम पर, ठीक, तो इसके जो राजा हुआ करते थे वो थे लक्ष्मण सेन। ठीक, तो आपको ये नाम याद रखना है, लक्ष्मण सेन। ठीक, तो जब बंगाल पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो उस टाइम पर उनके जो राजा थे सेन डायनेस्टी के, लक्ष्मण सेन, वो वहां से भाग गए। मतलब आप सोचिए कि बंगाल पर उन्होंने आक्रमण किया, किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। और क्या किया उसने? लक्ष्मण सेन वहां से क्या हुए? भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से बख्तियार खिलजी ने कहां पर विजय प्राप्त कर ली? बंगाल में भी। तो पहले तो बख्तियार खिलजी ने बिहार जीता, बिहार जीतने के बाद फिर बंगाल में गया। बंगाल में राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन। ठीक, और लक्ष्मण सेन को भी हराया। लक्ष्मण सेन वहां से भाग गए और उसके बाद फिर वहीं पर जो है बख्तियार खिलजी की क्या हो? जीत हो गई। ठीक, तो बंगाल पर कब आक्रमण हुआ? 1204 में। ठीक, इसके बाद जो अगला आक्रमण होता है वो होता है तिब्बत पे। इनका अगला जो पड़ाव था बख्तियार खिलजी का वो था तिब्बत। ठीक, 1205 में। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं तिब्बत का जो लोकेशन है वो वहीं बंगाल के ऊपर है, पहाड़ी एरिया है तिब्बत। ठीक, तो 1205 में बख्तियार खिलजी ने क्या सोचा कि ये हिमालय पार करके तिब्बत पर भी आक्रमण किया जाए। देखिए, जीतते जीतते क्या होता है, व्यक्ति के अंदर लालच बढ़ जाता है। पहले बिहार पर आक्रमण किया, बिहार को जीत लिया। उसके बाद फिर
बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल को जीत लिया। अब ये तिब्बत पर आक्रमण करने का वो कर रहा था। ठीक, इसने तय किया कि हिमालय पार करके हम तिब्बत पर आक्रमण करेंगे। तो इसने जो योजना बनाई, उस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे कामरूप। ठीक, कामरूप, वहीं पर एक राजा हुआ करते थे, ठीक, कामरूप। ठीक, उससे क्या की बख्तियार खिलजी ने संधि कर ली। बख्तियार खिलजी ने क्या की, कामरूप से संधि कर ली और ये लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे। ठीक, अब पहाड़ पर चढ़ने के बाद देखिए क्या होता है, लैंड पर आक्रमण करना और पहाड़ी एरिया में आक्रमण करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। पहाड़ी एरिया में कई सारे साइक्लोन्स आते हैं, कई सारे कठिनाइयां आती हैं, जिसके कारण जब आप बड़ी सेना लेके जाते हैं तो सेना भी वहां पर थकती है, क्योंकि चढ़ाई रहती है, पहाड़ उबड़ खाबड़ रहता है। तो जब ये तिब्बत में ये सेना पहाड़ पर चढ़ी बख्तियार खिलजी की, तो पूरी की पूरी सेना रास्ते में ही समाप्त हो गई। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी सेना जो थी वो पहाड़ों के बीच में फंस के और पूरी तरीके से वहां पर खत्म हो गई। लास्ट में 2 से 3 ही लोग लौट पाए थे। आप सोचिए, इतनी बड़ी सेना में सिर्फ 2 से 3 लोग वापस लौट पाए थे, बाकी सब पहाड़ों में खत्म हो गए थे। तो तिब्बत को जीतने के प्रयास के चक्कर में अपनी पूरी सेना इन्होंने गंवा दी। ठीक, और उस टाइम पर वहां पर अगर हम बात करें तो उसी पहाड़ी रीजन में अगर हम बात करें तो एक प्रजाति रहा करती थी खोखर। खोखर, ठीक, खोखर नाम की एक प्रजाति रहती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमला किया इनके ऊपर। अब चूंकि ये लोग तो ऑलरेडी सब खत्म हो चुके थे, तो इन्होंने भी क्या किया, 1204 में ही क्या किया, उन पर आक्रमण किया। ठीक है, तिब्बत पर। ठीक है, और लौटते समय जब ये लौट रहे थे तो उस टाइम पर खोखर ने क्या किया, इन पर आक्रमण किया और जितना भी मोहम्मद गौरी का धन था वो सारा लूट लिया। वो सारा क्या किया, लूट लिया। ठीक, तो ठीक, तो सेना समाप्त हो गई। ठीक, अब जो पैसा जो वापस लौट रहे थे ये लोग, ठीक है, तो खोखरों ने क्या किया 1204 में। देखिए, खोखरों का जो आक्रमण हुआ था वो 1204 में हुआ था। ठीक, 1204, ये तिब्बत वाला सीन अलग है, खोखर वाला सीन अलग है। ठीक, ये इसको मिक्स मत करिएगा। खोखर का जो आक्रमण हुआ था वो 1205 में 1204 में हुआ था। और 1204 में जब गजनी की तरफ सेना लौट रही थी तो उनके धन को क्या कर दिया था, लूट लिया था। और इसी बात का बदला लेने के लिए, इसी बात का बदला लेने के लिए आखिरी जो आक्रमण था गजनी मोहम्मद गौरी का, अगर हम बात करें तो 1205 ईस्वी में, 1205 एडी में मोहम्मद गौरी ने किस पर आक्रमण किया, खोखरों पर। खोखरों को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि खोखरों ने क्या किया था, आक्रमण करके इनका पूरा माल लूट लिया था। तो अब खोखरों को इनको वो सिखाना था, सबक सिखाना था। तो 1205 पे इन्होंने खोखर पर क्या किया, आक्रमण किया। और इस टाइम पर मोहम्मद गौरी के साथ कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, खोखरों पर आक्रमण किया और जिसमें खोखरों का इन्होंने खूब दमन किया। ठीक, तो 1205 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका खूब दमन किया। अब इसके बाद जब यहां से इनका दमन करने के बाद जब मोहम्मद गौरी लौट रहा था, कहां लौट रहा था, गजनी की तरफ। ठीक, तो मोहम्मद गौरी अपनी राजधानी गजनी की तरफ लौट रहा था 1206 में। ठीक, तो आपको याद रखना है 1206 में गौरी जब वापस गजनी की तरफ लौट रहा था, तब अचानक से कुछ जो खोखर बचे थे उन्होंने गौरी पर आक्रमण कर दिया और वहीं पर गौरी को मार दिया। तो इस तरीके से 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हुई। ठीक, और जहां पर इन्होंने मारा था, ठीक, उस जगह का नाम था दमयक। उस जगह का नाम क्या था, दमयक। ये आज के पाकिस्तान एरिया में है। कौन से एरिया में है, पाकिस्तान एरिया में। तो दमयक नाम की एक जगह थी जहां पर मोहम्मद गौरी को 1206 में खोखरों ने आक्रमण करके मार दिया। कब, जब मोहम्मद गौरी अपनी राजधानी गजनी की तरफ वापस लौट रहा था। समझ में आया। तो ये पूरे आक्रमण थे जो मोहम्मद गौरी ने कहा किए थे, भारत में किए थे।
जिसकी शुरुआत होती है 1175 पे जब मुल्तान पर उन्होंने आक्रमण किया, और खत्म कहाँ होता है 1206 में जब दमयूक नाम की जगह थी पाकिस्तान के पास, वहां पर खोखरों ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करके उसको मार डाला। क्लियर? ठीक, तो आपको समझ में आया। ठीक, तो ये पूरे जो थे ये किसके कैंपेन थे? मोहम्मद गौरी के। ठीक, तो एक एक करके फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं सारे कैंपेन। ठीक, तो गौरी के इन्वेजन की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया था, इनकी मिनहाज उस सिराज की एक किताब थी, तबकत ए नासिरी। ठीक, तबकत ए नसीरी ये किताब थी। इससे पता चलता है मोहम्मद गौरी ने कहां कहां इन्वेड किया था भारत में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आक्रमण कहां किया था? मुल्तान में 1175 में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आक्रमण हुआ था 1178 में। ठीक, कहां हुआ था? गौरी ने अनिलवाड़ा में आक्रमण किया था, जो किसकी राजधानी थी? गुजरात के चालुक्य एम्पायर की। ठीक, लेकिन इस टाइम पर गौरी को हार मिली थी किससे? नायका देवी से, जो उस टाइम के राजा मूलराज सेकंड की माता जी थी। ठीक, इसके बाद अगला जो युद्ध हुआ था, फिर इसने क्या किया? पंजाब पर आक्रमण किया। अब आपको पता है उस टाइम पर गजनी डायनेस्टी का रूलर था खुसरो मलिक, जिसको गजनी से भगाने के बाद फिर वो पंजाब चला गया था, और 1179 ने मोहम्मद गौरी पर पंजाब पर भी आक्रमण करके और उसको हरा के उसको अपने अधीन कर लिया था। ठीक, तो 1179 पे कहाँ आक्रमण हुआ था? पंजाब में। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन चूंकि पृथ्वीराज चौहान बड़े उदारवादी थे तो इन्होंने छोड़ दिया था, और इनके छोड़ने की गलती भारत को बाद में बहुत भुगतनी पड़ी। ठीक, उसी के बाद अगले ही साल सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 एडी में। ठीक, अब इसमें क्या किया? मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था, और मोहम्मद गौरी ने फिर क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गौरी का। इसके बाद अगला अगर हम बात करें, ठीक, अगला जो अटैक हुआ वो कन्नौज पर हुआ। ठीक, कन्नौज पे एक राजा उस वक्त कौन थे? जयचंद थे। ठीक, तो जयचंद कौन थे? कन्नौज के राजा, और पृथ्वीराज चौहान के ससुर भी थे। तो इनके साथ युद्ध हुआ बैटल ऑफ चंदावर। ठीक, ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ चंदावर काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था? 1194 एडी में। ठीक, जब इन्होंने क्या किया? अटैक करके कन्नौज को हरा दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इनका एक सुप्रीम, एक तरीके से कहा जाए सेनापति था, बख्तियार खिलजी। ठीक, ये बख्तियार है, मार नहीं है, बख्तियार है, बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम था इकरातुरुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। इसने क्या कर दिया? बिहार पर आक्रमण किया और वहां के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थे सबको डिस्ट्रॉय किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या कर दी? इसने आग लगा दी। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो अटैक हुआ वो बुंदेलखंड में हुआ 1203 एडी में। उस टाइम पर बुंदेलखंड के शासक कौन थे? चंदेल, और चंदेल में भी राजा कौन थे? परमादी देव। ठीक, तो इनकी राजधानी थी कालिंजर, और इस पर आक्रमण करने वाले कौन थे? मोहम्मद गौरी के ही सेनापति, या एक तरीके से कहा जाए उनके ही दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने बाद में स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी, मतलब एक तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। ठीक, इसके बाद अगला बात करें तो बंगाल। ठीक, अब बिहार जीतने के बाद ये बंगाल पर भी आक्रमण किया किसने? बख्तियार खिलजी ने, और वहां पर एक सेन डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसके राजा थे लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन को वहां से भागना पड़ा, और बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ठीक, ये 1204 में। इसके बाद चूंकि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी, तो अब इन्होंने सोचा हम तिब्बत पे भी कब्जा कर ले, लेकिन वहां के पहाड़ी रूपी रास्ते और उसका इनको इल्म नहीं था। लेकिन इन्होंने वहां के एक राजा कामारूपा से संधि कर ली थी, और इन्होंने आक्रमण किया। ठीक, लेकिन जब ये पहाड़ों पर जा रहे थे तो महमूद की आधी से ज्यादा सेना, या एक तरीके से कहा जाए पूरी की पूरी सेना जो थी वो खत्म हो गई उन्हीं पहाड़ों के बीच में। मतलब वो तो ना जीत पाए, और ऊपर से क्या हो गई? उनकी सेना भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब 1204 में, ठीक, जब गजनी की तरफ लौटा जा रहा था, तब खोखरों ने क्या किया? आक्रमण करके गौरी की जितना भी धन था उसको क्या कर दिया था? लूट लिया था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो हुआ लास्ट इन्वेजन वो हुआ खोखरों पर 1205 एडी में, जिसमें ज्वाइंट आर्मी गौरी की और ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इन्होंने खोखरों को बुरी तरीके से पीटा। ठीक,
अब इसके बाद अब इन्होंने आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि खोखरों ने इनके ऊपर आक्रमण करके इनका धन लूट लिया था। ठीक, तो जैसे ही अब इसके बाद जीतने के बाद जब गौरी वापस जा रहा था गजनी की तरफ, तो 1206 में खोखरों ने अनएक्सपेक्टेडली इनके ऊपर हमला कर दिया और वहीं पर गौरी को मार दिया। और वो किस जगह पर मारा था, दमियक जगह पर। ठीक, तो दमियक जगह पर मार दिया था। ठीक, तो ये पूरा गौरी का क्या था, इन्वेजन था भारत पर। ठीक, गौरी का जो भारत पर आक्रमण था। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। अब चूंकि अब मोहम्मद गौरी जीत गए, तुर्क जीत गए अब। ठीक, तो मोहम्मद गौरी के इस आक्रमण और जीत के बाद इसका इंपैक्ट क्या पड़ा भारत के ऊपर। ठीक भाई, देखिए मैंने जैसे महमूद गजनबी का इंपैक्ट बताया था, वैसे ही मोहम्मद गौरी के भी आक्रमण करने के बाद इसका क्या इंपैक्ट पड़ा भारत के ऊपर, ये अब हमें देखना। ठीक, तो अब हम अगला देखेंगे इंपैक्ट ऑफ गौरीज इन्वेजन इन इंडिया। मोहम्मद गौरी ने जो ये आक्रमण किए भारत पर, ठीक, इनके विजय के क्या प्रभाव पड़े भारत के ऊपर। ठीक है, तो अब हम उसके प्रभाव देखेंगे, इंपैक्ट। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऑल इंडिया यूनाइटेड एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, मतलब एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना हुई। देखिए, तुर्कों के आक्रमण करने से पहले आपने देखा होगा दिल्ली और अजमेर में चौहान राज कर रहे थे, गुजरात में चालुक्य थे, कन्नौज में गाहड़वार थे, फिर नीचे अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में कौन थे, चंदेल थे। ठीक, तो और इधर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार थे। ठीक, तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उस टाइम पर भारत का जो तंत्र था या भारत का जो शासन था वो बटा हुआ था, मतलब कोई एक फोर्स नहीं था। देखिए, ऑल इंडिया एम्पायर का ना होना भी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी को मिला। महमूद गजनबी को भी इसी चीज का फायदा मिला था। मैंने आपको बताया था इनकी एक जो प्रणाली थी वो थी फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवादी सोच। ठीक, मैंने आपको बताया था कि इनकी सोच क्या थी, भारत के राजाओं की सामंतवादी। और सामंतवादी होने के कारण हो क्या रहा था कि हर व्यक्ति को अलग अलग इनका एक पर्टिकुलर रीजन बन गया था। अब जैसे दिल्ली और अजमेर पर राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के गाहड़वाल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये आपसी जो लड़ाई थी, ठीक, तो मोहम्मद गौरी के इन्वेजन के बाद से ये सारी चीजें खत्म हो गई। और चूंकि सभी जगह पर किसका कब्जा हो गया, मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया, तो एक तरीके से कहा जाए तो एक ऑल इंडिया एम्पायर स्टैब्लिश हुआ, जिन्होंने ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी इसको पूरी तरीके से खत्म किया और सारी व्यवस्था फिर से एक ही केंद्रित तरफ कर दी। मतलब एक सेंट्रल यूनिट होगी जो सबको चलाएगी, जैसा कि मौर्यों के समय था। जैसा कि एंशिएंट में अगर हम बात करें तो मौर्यों के समय में था जो एकीकरण था पूरा। ठीक, मतलब पूरी सेंट्रल फोर्स थी। ठीक, तो एक तरीके से कहा जाए तो तुर्क सुल्तानों ने भी क्या किया, ये जो सामंतशाही व्यवस्था थी इसको पूरी तरीके से खत्म किया। ठीक, और पुनः एक बार भारत में अखिल भारतीय प्रशासन की नींव रखी, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। और ये मौर्यों के बाद पहली बार हुआ। ठीक, आई एम सॉरी, मगध। ठीक है, मगध के बाद मौर्यों के बाद पहली बार हुआ था। अशोक के साम्राज्य के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऑल इंडिया एम्पायर जो हुआ वो खड़ा हुआ। ठीक, तो एक तो इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि एक ऑल इंडिया एम्पायर बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलेशंस जो थे फॉरेनर्स के साथ वो फिर से रीस्टैब्लिश्ड हो गए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि गुप्त और हर्षवर्धन की डायनेस्टी के बाद भारत अलग अलग टुकड़ों में बट गया था। ठीक, मतलब कोई एक फोर्स नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर रही थी, सब अलग अलग सामंत बन गए थे। ठीक, सामंतियों के कारण हो क्या गया था, सबकी अपनी अपनी टेरिटरी हो गई थी, अपनी अपनी सेना हो गई थी, तो वो क्या करते थे, अपने अपने चीजों के हिसाब से चलाते थे। ठीक, तो फॉरेन ट्रेड का जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा पड़ा था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भारत की जो सीमा थी, ठीक, वो अपने ही अंदर सिमट गई थी। प्राकृतिक जो सीमा थी भारत की वो अपनी ही उसमें सिमट गई थी। ठीक, और कोई बाहर से देशों से उनका कोई रिलेशन नहीं बचा था। ठीक,
अब लेकिन जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, ठीक, और जब उसने कब्जा किया, तब भारत का जो रिलेशन था, ठीक, वो धीरे धीरे पुनः स्थापित हुआ। कहां से? अफ्रीकन देशों से, ठीक, पश्चिमी एशियाई देशों से, वेस्टर्न एशियन देशों से। तो इनका फिर से रिलेशंस का री एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, री एस्टेब्लिशमेंट रिलेशंस विद दी फॉरेनर्स। तो एक बार फिर से, क्योंकि पूरा बंद हो गया था ना, क्योंकि भाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा थे और सबकी अपनी स्वाधीनता थी, तो कोई किसी का सामान भेजने नहीं देता था या किसी का सामान रोक लेता था। तो देखिए, जब भी कभी अलग अलग छोटे छोटी आपकी शक्ति जब छोटे छोटे उसमें बढ़ती है ना, तो उसका असर आपके व्यापार पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो फेज था, ठीक है, ये फेज भारत के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा खराब फेज माना जाता है, ठीक, क्योंकि इस टाइम पर ये जो छोटे छोटे एम्पायर्स बिल्डअप हो गए थे, इसके कारण क्या हो रहा था, फॉरेनर से ठीक से वो नहीं हो पा रहा था, ठीक। इसके अलावा अगला अगर हम बात करें, तो चेंजेस इन द नेचर्स ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक। देखिए, पहले के समय में जो, अगर हम बात करें इन लोगों के अटैक करने से पहले, भारत में जितने भी सामंत थे, ठीक है, उन सब की अपनी अपनी सेना हुआ करती थी, ठीक। और सेनाओं में भी उस टाइम पर अगर हम बात करें, तो जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा हावी थी, ठीक। मतलब हमारे यहाँ जो सैन्य प्रणाली थी, सामंती सेनाएं थी, उनमें जाति व्यवस्था भी क्या थी, बहुत ज्यादा हावी थी, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने यहां पर कब्जा किया, तो इसके बाद से जो भारत की सेना बनी, वो जाति रहित बनी। मतलब उसमें किसी जाति का कोई विशेष स्थान नहीं था, ठीक। मतलब अब ना तो किसी जाति ना किसी वर्ग का एकाधिकार था, सबके लिए समान था, ठीक। तो जो पहले के समय में जो सामंती सेना हुआ करती थी, उसके स्थान पर अब एक तरीके से कहा जाए तो एक फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग आर्मी बन गई थी। क्या बन गई थी? स्टैंडिंग आर्मी। मैं बताऊंगा आपको स्टैंडिंग आर्मी क्या होती है, ठीक। वैसे तो कहा जाता है कि सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी अगर हम बात करें, तो वो तो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। इनकी स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बड़ी आर्मी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व सिर्फ एक ही केंद्र से हो रहा था, दैट इज सेंटर। देखिए, मैंने आपको बताया था पूरा केंद्रीकरण हो गया था ऑल इंडिया एम्पायर के रूप में। तो पूरा जो मिलिट्री था वो किसके अधीन था? सेंटर के, ठीक। तो एक तरीके से कहा जाए तो पूरी सेना का नियंत्रण केंद्र के हाथों में था, ठीक। पहले क्या हुआ करती थी, इनसे पहले अब जैसे चौहान, पृथ्वीराज चौहान की सेना अलग, आप बात करें गढ़वाल में कन्नौज की सेना अलग, चालुक्यों की सेना अलग, तो ऐसे अलग अलग सेनाएं बटी हुई थी। लेकिन अब जब ऑल इंडिया लेवल पर एक यूनाइटेड एम्पायर बन गया, तो क्या हो गई, एक ही सेना हो गई, बड़ी सेना हो गई, और सारी सेना का केंद्र क्या हो गया, एक हाथ में हो गया, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो हमारी जो फुट सोल्जर्स थे, पैदल सेना थी, फुट सोल्जर्स को चेंज करके अब घुड़सवार सेना कर दी गई थी, ठीक। अब हॉर्स की सेना कर दी गई थी, हॉर्स आर्मी, ठीक। अब घोड़ों पर लड़ाई होती थी। मतलब अब घोड़े जो है वो क्या किया करते थे, दौड़ा करते थे। तो पहले जो हमारे यहाँ पैदल सेना हुआ करती थी, वो अब उसका प्रभाव कम हो गया और उसकी जगह पे किसको प्रभाव देने लगे, घुड़सवार सेना को, ठीक। तो घुड़सवार सेना को महत्व दिया जाने लगा। और देखिए, इन्होंने घुड़सवार सेना को महत्व दिया इसी कारण से, कालांतर में अगर हम पास फ्यूचर में बात करें, तो जब मंगोलों का आक्रमण होगा, देखिए मंगोल भी कौन थे आप याद करिए, तुर्क को जिन्होंने भगाया था सेंट्रल एशिया से, जिसके कारण तुर्क भाग के किधर आए थे, ईरान, और ईरान से फिर कहां आए, भारत आए। तो ये जो मंगोल हैं, ये जब मार काट करते करते, क्योंकि मंगोल अब बहुत पावरफुल हो गए थे चंगेज खान के टाइम पे, तो वो जब आक्रमण करते करते भारत की दहलीज पर आएंगे, तो भारत के राजाओं के पास घोड़सवार होने सेना होने के कारण ही वो मंगोल को चैलेंज कर पाए। वरना मंगोल की सेना अगर पैदल सेना होती, तो मंगोल की सेना पूरे भारत को रौंद डालती, क्योंकि उनकी घुड़सवार सेना जो थी, देखिए ये जो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहते थे ना,
या हम बात करें जो वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट है, यहां पर घोड़ों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। ठीक, यहां पर घोड़े जो थे वो बहुत अच्छी ब्रीड के और बहुत अच्छे उसके मिला करते थे। तो इनकी जितनी भी सेनाएं हुआ करती थी, आप जितनी भी सेना आप उठा के देख लीजिए, सभी की सेना में घुड़सवार सेना बहुत अग्रणी हुआ करती थी। और हमारे पास कौन थे? पैदल सैनिक थे। ठीक, या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या थे? हाथियों के सैनिक थे, हाथियों पे लड़ा करते थे। ठीक, तो ये डिफरेंस था। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि राजपूतों का हार का कारण क्या बना, तो उसमें एक कारण ये भी था कि उनके पास जो थे बहुत अच्छे घुड़सवार थे। ठीक, तो घुड़सवार जो था, फुट सोल्जर्स की जगह पे क्या चेंजेस किए गए? घुड़सवार सेना। और जो अलग अलग सेना बटी थी, इसकी एक कंबाइंड सेना बनाई गई और उसका एक केंद्रीकरण बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसके कारण ट्रेड भी बढ़ा। देखिए पहले क्या होता था, आपस में छोटे छोटे राजा लड़ मर के एक दूसरे के कारण ट्रेड नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, चूंकि समूचा केंद्रीकरण एक हो गया, तो ट्रेड भी उसके कारण क्या हुआ? बढ़ने लगा। इसके बाद बात करें, पर्शियन लैंग्वेज भारत में आई। देखिए ईरानियों की भाषा क्या थी? पर्शियन। ठीक, और ये सब कहां से आए थे? ईरान से आए थे। ये तुर्क जो थे वो कहां से आए थे? ईरान से आए थे। ठीक, तो पर्शियन लैंग्वेज का भी एक तरीके से कहा जाए शुरुआत जो हुई वो इन्हीं के साथ हुई। ठीक, तो फारसी भाषा की, ठीक है, भारत में फारसी भाषा का जो चलन शुरू हुआ वो इनके आक्रमण करने के बाद हुआ। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो जाति व्यवस्था। ठीक, अब देखिए हमारा अगर हम बात करें तो हम लोगों क्या एक वर्ण व्यवस्था चलती थी। मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जो शूद्र थे, ठीक है, उनको क्या होता था? बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा। ठीक, जो अपर थ्री वर्ण थे वो क्या करते थे? शूद्रों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे। ठीक, तो जब तुर्कों ने यहां पर आक्रमण किया, चूंकि तुर्क तो क्या थे? इस्लाम थे। ठीक, तो जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो कहीं ना कहीं ये जो शूद्र थे, जिनको क्या हुआ था? जिनके साथ अन्याय हो रहा था, ठीक, उनको क्या मिल गए? एक नए शासक मिल गए। ठीक, और उन नए शासकों को भी भारत में लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने भी क्या किया? उनका साथ दे दिया। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था जो हमारे यहाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको बहुत बुरी तरीके से धक्का लगा। क्योंकि ये क्या थे? ये कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय तो थे नहीं, ये तो अलग, इनका तो धर्म ही अलग था। इनका तो इस्लाम के अलावा ये किसी चीज में मानते नहीं थे। तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी और उसके कारण जो शूद्रों की जो पोजीशन थी वो काफी ज्यादा नीचे थी, काफी ज्यादा वो प्रताड़ित हो रहे थे, तो उनको क्या मिल गया? एक नया शासक मिल गया। और चूंकि इनको भी भारत में जरूरत थी किसी ना किसी की, तो उन्होंने भी क्या किया? इनका साथ दिया। ठीक, अब जो ऑलरेडी कमजोर थे उन्होंने इनका साथ दिया, जिसके कारण भी क्या हुआ? इनको युद्ध जीतने में आसानी। क्लियर हुआ? तो कास्ट सिस्टम पर भी इसके कारण क्या हुआ? इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडो इस्लामिक स्टाइल, देखिए इन्हीं के बाद से जितना भी स्थापत्य कला बनी, आर्किटेक्चर बना भारत में, सब इंडो इस्लामिक स्टाइल का। ज्यादातर आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या आर्किटेक्चर बनाए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो वो सारे क्या थे? इंडो इस्लामिक। तो इंडिया का कल्चर और इस्लामिक, मतलब एक तरीके से कहा जाए अरब कल्चर, इन दोनों को मिक्स करके एक नई स्टाइल बनाई गई, जिसमें इंडिया का भी परिदृश्य हो और इस्लामिक उसमें भी चीजें हो। तो एक तरीके से कहा जाए भारत में स्थापत्य की एक नवीन शैली, ठीक, स्थापत्य की एक नवीन शैली इंडो इस्लामिक स्टाइल, इसका विकास हुआ। ठीक, तो आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक स्टाइल का विकास। क्लियर? तो ये सारे क्या थे? गौरी के इन्वेजन के इंपैक्ट थे। भारत पर जो गौरी ने आक्रमण किया था उसके ये क्या थे? इंपैक्ट थे। ठीक, अब हम अगला जो टॉपिक देखते हैं वो ये कि राजपूतों की कमजोरी क्या थी। मतलब क्या ऐसा हुआ कि तुर्क जीत गए और राजपूत हार गए? राजपूत जो कि इतने सारा एम्पायर्स थे, इतने पावरफुल एम्पायर्स थे, कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी और तुर्क ने उनको पराजित कर दिया। ठीक,
तो अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ राजपूत्स। राजपूतों की पतन का या उनकी हार का कारण क्या। सबसे पहला कारण जो हिस्टोरियंस बताते हैं कि तुर्क जो थे ये ठंडे प्रदेश से आए हुए थे और ये नॉन वेजिटेरियन खाते थे। देखिए क्या होता था, तुर्क जिस जगह से आए थे ना, वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा टफ थी और इसी कारण से तुर्क क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। देखिए क्या होता है, जब भी कभी कोई टफ कंडीशंस में पलता है ना, तो टफ कंडीशंस आपको मजबूत बना देती है। जैसे आप अगर देखें कि जो बच्चा परिश्रम करता है तो वो क्या होता है, अंदर से मजबूत हो जाता है। और अंदर से मजबूत वही होगा जिसने परिश्रम भरी जिंदगी देखी हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं। तो ये जिस एरिया से आए थे वहां पर इवन खाना खाने के लिए भी शिकार करना पड़ता था, क्योंकि क्या आए थे, ये ठंडे प्रदेश से आए थे। ठीक, वहां पर अनाज कोई उतना ज्यादा होता नहीं था। देखिए भारत में तो चूंकि फर्टाइल लैंड था तो एग्रीकल्चर बहुत था, तो लोगों के पास खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उनको तो खाने के लिए भी लड़ना पड़ता था। तो इसी कारण से तुर्क क्या हो गए, इतनी टफ कंडीशंस में रहते थे कि वो बहुत मजबूत हो गए अंदर से, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है। और नॉन वेज खाते थे, और नॉन वेज खाने वाले आप जानते ही हैं कि उनके अंदर एक आकस्मिक, एक जैसे कहा जाता है कि एक अलग टाइप की शक्ति उनके अंदर शरीर में होती है। ठीक, लेकिन नॉन वेजिटेरियन की बात कुछ हिस्टोरियंस ने नहीं मानी, क्योंकि उस टाइम पर बताया जाता है कि राजपूतों में भी नॉनवेज खाने का बहुत बड़ा चलन था। ठीक, राजपूतों में भी बहुत बड़ा चलन था। तो कुछ इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि नॉनवेज कारण नहीं हो सकता। हाँ, कंडीशंस तुर्कों की बहुत ज्यादा टफ थी, जिसके कारण क्या था, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे और इसी कारण से उन्होंने राजपूतों को हरा दिया। नेक्स्ट रीजन अगर हम बात करें, लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। मैंने अभी आपको बताया, सब आपस में ही लड़ रहे थे, किसी को इस बात की चिंता ही नहीं थी कि बगल में इतना बड़ा इस्लामिक शासक आ रहा है, तुर्क इन्वेडर आ रहा है, लेकिन ये सब आपसी में लड़ते रहे। अब आप सोचिए, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी का, कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी मार रहा था 1192 में, उस टाइम मूर्ख दर्शक बन करके जयचंद कन्नौज में बैठ के देख रहा था, जबकि उनका अपना दामाद था। उसके बाद भी मूर्ख दर्शक बन के देख रहा था। ठीक, तो और बाद में क्या हुआ, बाद में वही मोहम्मद गौरी ने फिर उसी कन्नौज पर और फिर जयचंद को मारा। तो मिला क्या आपको, मिला कुछ नहीं किसी को, सब चीजें हाथ से निकल गई। आपस में लड़ने के चक्कर में सारा कुछ बर्बाद हो गया। तो राजपूतों का जो है रीजन एक यही है कि इनकी जो राजनीतिक एकता का बहुत ज्यादा अभाव था। एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। ठीक, जब पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा था तब जयचंद कुछ बोल नहीं रहे थे, बाद में उसी को पीटा, फिर जयचंद को भी मारा उसने, क्योंकि वो तो आक्रमण करता है, वो तो आज नहीं तो कल आप पे आएंगे। भाई आप देखिए ना, जितने भी आक्रमण करता थे उन्होंने इसी चीज का तो फायदा उठाया। भाई अंग्रेज, अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स ने भारत में किस चीज का फायदा उठाया, भारत के राजाओं की आपस की लड़ाई का फायदा उठाया उन्होंने। वो एक के पास चले जाते थे दूसरे की सहायता के चक्कर में, और फिर उसके दूसरे को मार, और फिर उसके बाद उसको भी पीटते थे, तो मिलता कुछ नहीं था। तो भारत में पॉलिटिकल यूनिटी की कमी का बहुत ज्यादा अभाव रहा। यहां आपस में ही राजा एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसका फायदा हमेशा बाहरियों ने उठाया। पहले इस्लाम ने उठाया, मुसलमानों ने उठाया, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने यही काम किया। तो भारत को इस चीज से, देखिए इसीलिए इतिहास का इंपॉर्टेंस आज की जिंदगी में पड़ता है कि इतिहास से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि भैया हम आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई तीसरा आकर के आक्रमण कर देगा और हम दोनों को पीट के चला जाएगा। और यही हुआ राजपूतों के साथ, ये आपस में लड़ते रहे, फायदा किसने उठा लिया, मोहम्मद गौरी ने, और दोनों को पीट के और पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। मिला किसी को कुछ नहीं, आपस में लड़ाई करने से भी कोई फायदा नहीं मिला। ठीक, तो ये दूसरा कारण था लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी का। तीसरा अगर हम बात करें तो इनएडुक्वेट मिलिट्री ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक कंसेंसस अमंग राजपूत्स।
देखिए इनकी जो सैन्य की जो प्रणाली थी, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन हुई राजपूतों के हार के कारण। देखिए राजपूतों में तीन तरफ की सेना हुआ करती थी, एक जो बाईं तरफ से, एक सेंटर, और एक जो हुआ करती थी सेना वो कैसी हुआ करती थी, राइट में। तो इनकी जो सेना थी ये तीन भाग में बटी हुई थी, ठीक। राजपूतों की अगर हम बात करें, एक तरफ दाएं, एक मध्य और एक बाएं, ठीक है। और इनकी और ये पूरी सेना जो है अगर हम बात करें, ये पूरी सेना राजपूतों की एक साथ चलती थी, ठीक। मतलब बाएं वाले भी साथ चलते थे, दाएं वाले भी साथ चलते थे और बीच वाले भी साथ चलते थे। लेकिन अगर वही हम तुर्कों की बात करें, ठीक है, अगर हम तुर्कों की बात करें, ठीक, तो तुर्कों की सेना जो थी वो पांच भाग में बटी हुई थी। तुर्कों की सेना क्या थी, वो पांच भाग में बटी हुई थी। इसमें क्या होता था कि बीच में सेंटर में तीन हुआ करते थे, जैसे राजपूतों में हुआ करता था, ठीक। तो एक तरीके से कहा जाए, इनकी एक सेना पीछे हुआ करती थी जो आरक्षित हुआ करती थी। ये क्या करते थे, ठीक, ये क्या करते थे, ठीक। और एक सेना इनकी आगे हुआ करती थी, एक सेना क्या हुआ करती थी, इनकी आगे हुआ करती थी। तो होता क्या था, ये चरणबद्ध तरीके से आक्रमण करते थे। ये किनकी सेना थी, ये तुर्कों की सेना थी। तो तुर्कों की सेना में क्या था, सबसे पहले ये फ्रंट पे जाएंगे, फ्रंट इनको झेलेगा, ठीक। तो झेलते झेलते देखिए कुछ नहीं तो थोड़ा तो नुकसान पहुंचा ही देगा। उसके बाद फिर पीछे से कौन आक्रमण कर देते थे, ये आक्रमण कर देते थे, ठीक। तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि तुर्क कमजोर पड़ गए, एकदम से कमजोर पड़ गए, हारने लगे, तो उस टाइम पर ये जो आरक्षित सेना थी वो सामने से आकर के आक्रमण कर देती थी। तो इस तरीके से कहा जाता था, राजपूतों की सेना जल्दी थक जाती थी और तब तक तुर्कों के पास एक टोली बनी रहती थी जो इनके थकने का फायदा उठाएगी। और बाद में जब सैनिक थक जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो सेना ज्यादा सुदृढ़ होती है वो क्या करती है, उस पर आक्रमण करके उनको मारना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक। तो ये तो एक कारण था, ठीक। अब दूसरा कारण, राजपूतों के पास जो सैनिक थे वो सारे फुट सोल्जर्स थे। भाई इनके पास पैदल सेना हुआ करती थी, या इनके पास क्या हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, ठीक। और इनके पास क्या हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे। अब देखिए घोड़ों की क्या होती थी, स्पीड भी ज्यादा होती थी। अगर हम बात करें घोड़ों की, तो घोड़े फुट सोल्जर से तो ज्यादा तेज दौड़ते थे, ठीक। और इनके एक स्पेशल ट्रेनिंग हुआ करती थी इनके लोगों को घोड़े पर तीर कमान चलाने की। देखिए तीर कमान, ठीक है, तीर कमान का यूज जो है, ठीक है, मतलब आर्चरी का यूज ये लोग बहुत ज्यादा करते थे युद्ध में, ठीक। घोड़ों से तीर चलाना ये इनको बहुत अच्छे से आता था। तो क्या होती थी, जब आपकी पैदल सेना इनके सामने तलवार लेके दौड़ रही होती थी, उस टाइम पर यहां से एक तीर चला करके आपको सैनिक को मार देता था। तो जिस टाइम पर आपके फुट सोल्जर्स दौड़ रहे होते थे तलवार लेकर के, उस टाइम पर इनका घोड़े में बैठा एक सैनिक तीर कमान से आपके सैनिक को मार दिया करता था, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज था तुर्कों के पास, ठीक। तो घुड़सवार होने के कारण इनकी सेना में क्या थी, रफ्तार थी। राजपूतों की सेना में क्या थी, रफ्तार नहीं थी, ठीक। नॉर्मली क्या हुआ करते थे, ये फुट सोल्जर्स हुआ करते थे इनके पास। और इनके पास अगर हाथी होते भी थे, तो अगर हाथियों को कभी कभार एक आध तीर वीर लग जाता था, तो ये क्या करते थे, हाथी अपनी ही सेना को मुड़ के और अपनी ही सेना को रोक देते थे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता था कि युद्ध में हाथी विचलित हो जाते थे और वो क्या करते थे, अपनी ही सेना को रोक देते थे, ठीक। आपको याद होगा जो मोहम्मद बिन कासिम ने जब दाहिर पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पर दाहिर के अपने ही हाथी ने उसको हरवा दिया था, दाहिर को। मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहला अरब आक्रमण हुआ था, सक्सेसफुल आक्रमण, तो उस टाइम पर दाहिर का जो हाथी था वो ही पलट गया था और दाहिर के जो हाथी थे वो सारे क्या हो गए थे, अपनी ही सेना को रौंदने लगे थे। तो उस कारण से क्या होने लगा कि हाथियों के कारण क्या हो जाता है, ठीक, वो अपने ही सैनिक बलों को क्या कर देता है, क्षति कर देता है। समझ में आ गया आपको, ठीक। आप लोग कुछ चीज को क्लियर हुआ। तो तीर कमान हुआ करता था इनके पास, ठीक है, ठीक। तो ये सारे क्या थे, रीजंस थे, ठीक। तो पहला तो इनका जो जो आर्मी का जो स्टैंडिंग था वो भी क्लियर नहीं था।
और ऊपर से इनके पास फुट सोल्जर्स थे और उनके पास क्या थे, घोड़सवार थे। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो राजपूतों ने हमेशा से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को निग्लेक्ट किया। देखिए, गजनी ने आक्रमण नॉर्थ वेस्ट से किया, तब भी नहीं समझे ये। महमूद गजनवी कहां से आया था, नॉर्थ वेस्ट से आया था, और उसके मरने के बाद उसका जो राजा था गजनी वंश का, वो वहां पर एक कमजोर शासक था। तो राजपूतों के इतना वो नहीं आया कि भाई नॉर्थ वेस्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमें बनाना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर महमूद गजनवी आ सकता है तो फ्यूचर में कोई और भी आ सकता है। तो देखिए, जब एक बार आपके यहाँ चोरी हो जाती है, ठीक, तो दोबारा क्या होते हैं, आप सतर्क होते हैं कि भाई दोबारा इसी रास्ते से चोरी ना हो, तो उस रास्ते को आप सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। महमूद गजनबी जो ऑलरेडी उस रास्ते से आपके ऊपर आक्रमण करके जा चुका था, आपने उसके बाद भी ये चीजें नहीं सीखी और उसके बाद भी आपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को निग्लेक्ट किया, और इसी का फायदा मोहम्मद गौरी को मिला। उसने क्या किया, पंजाब में जो गजनवी एम्पायर था, परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उत्तर पश्चिम पे उन्होंने मोहम्मद गौरी को सरलता से पंजाब हासिल कर लिया, और वो उसने क्या बना लिया, बेस बना लिया भारत पर आक्रमण करने का। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन यहां पर दुर्भाग्य की बात यह है कि गलतियां होने के बावजूद जो राजपूत शासक थे उन्होंने कुछ सीखा नहीं उस चीज से, और उसी का खामियाजा आपको दोबारा भुगतना पड़ा। उसी रास्ते से आया महमूद गजनवी, जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से मोहम्मद गौरी आया, और उसी रास्ते से पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। रास्ता वही था, क्योंकि भारत तीन तरफ, दो तरफ से तो समुंदर से घिरा था, एक तरफ भारत के पहाड़ी थी, सिर्फ जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है वही भारत में एंटर करने का रीजन था। आर्य भी वहीं से आए थे, ठीक, तो जितने भी थे सब वहीं से आए थे। तो इतना सब होने के बावजूद भी नॉर्थ वेस्ट की रीजन को इन्होंने निग्लेक्ट किया, जिसके कारण से भी हादसा हुआ। इसके बाद बात करें तो राजपूतों का एक बड़ा अच्छा वो हुआ करता था, ये उसूलों के बड़े सॉलिड हुआ करते थे। अगर आप याद करें, पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध जीतने के बाद भी मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, युद्ध जीतने के बाद। लेकिन वही जब 1192 में मोहम्मद गौरी जब युद्ध जीता तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। यह बहुत बड़ा डिफरेंस था तुर्क सेना में और राजपूतों में। राजपूत एथिक्स पे चलते थे, उनके लिए युद्ध एक, जिसे कहा जाए कि एक युद्ध के भी कुछ नियम थे या मॉरल कोड थे युद्ध के। जैसे आज की डेट में बने हैं देशों के बीच में जो युद्ध होता है, उसके एक मॉरल कोड बना हुआ है कि कोई भी देश किसी भी देश के रिहायशी इलाकों पे जहां आम लोग रहते हैं उन पर आक्रमण नहीं करेगा। ये कंसेंसस बना है सारे देशों का आपस में। इसीलिए कभी भी आप देखिए युद्ध होता है तो युद्ध हमेशा मिलिट्री टू मिलिट्री होता है, कभी मिलिट्री टू आम व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि अगर वो युद्ध होने लगा तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लीच हो जाता है, ठीक। तो राजपूतों का भी ये था, इनके कुछ अपने उसूल हुआ करते थे, लेकिन राजपूत ये भूल गए कि जो सामने है उनके कोई उसूल नहीं, उनको कैसे भी करके जीत चाहिए। आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। कालांतर में आगे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी और रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ दिया था, वही अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं छोड़ा उनको। तो आपको ये फर्क समझना होगा, राजपूतों का क्या होता था, उनके एक उसूल हुआ करते थे, ठीक, वो मॉरल एथिक्स पे लड़ते थे, और इनके कोई एथिक्स ही नहीं थे। इनको तो जैसे चाहे वैसे चाहे मार दीजिए। आपने अगर पद्मावत पुस्तक देखी हो तो उसमें रावण रतन सिंह को किसने मार दिया था, पीछे से तीर चला दिए गए थे। तो ये तो उनका शुरू से रहा है कि उनको जीतना है, कैसे भी जीतेंगे। तुर्कों का ये चीज रही है। और राजपूत क्या करते थे, ये प्रिंसिपल्स पे लड़ते थे, और अगर आप प्रिंसिपल्स पे लड़ेंगे और सामने वाला बिल्कुल ही इम्प्रिंसिपल है तो आपकी जीत कैसे हो सकती है, आपकी तो हार ही होनी है, ठीक। तो राजपूतों का आदर्शवाद तरीके से लड़ना कहीं ना कहीं उनको ही भारी पड़ गया, ठीक।
और इसके अलावा बात करें, युद्ध की हार के बाद उसको भाग्य की विधाता समझने। देखिए, राजपूतों में ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि अगर हम युद्ध हार गए तो इसको नसीब समझ लेते थे, हार से सीखते नहीं थे। और हमेशा हार से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती दोबारा न दोहराएं। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ब्लंडर किया राजपूत राजाओं ने। महमूद गजनवी उसी एरिया से आक्रमण करने आया था, सेम एरिया से, वो सेम रास्ते से आया, लेकिन फिर भी सारे राजपूत राजाओं ने उस जगह को सुरक्षित करना जरूरी नहीं समझा। मतलब आपने अपनी हार से कुछ सीखा ही नहीं। मोहम्मद गजनवी आपको हरा के गया, आपने उस हार से कुछ सीखा ही नहीं। और वही जगह आप देखें मोहम्मद गौरी को, पृथ्वीराज चौहान से 1191 में हारा और 1192 में दोबारा तैयार होकर के आया और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। क्योंकि वो क्या हुए, वो भाग्य समझ कर नहीं बैठ गए, उन्होंने फिर से तैयारी करी और कमियों को दूर किया। और हमारे राजा उसको भाग्य समझ के बैठ जाते कि साहब हो गया, हार गए, भाग्य था। तो वॉर के डिसीजन को डिसीजन ऑफ फेट मान लेना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था राजपूतों की हार का। अपनी गलती से ना सीखना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था राजपूतों का। क्लियर हुआ? तो ये था मोहम्मद गौरी का इन्वेजन। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने मोहम्मद गौरी का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने कारण देखे कि किस कारण से उसने आक्रमण किया, फिर हमने सिलसिलेवार तरीके से उसके सारे आक्रमण देखे, उसके बाद हमने उसका इम्पैक्ट देखा और उसके कॉजेस देखे कि राजपूत के हारन के कारण क्या थे। अब यहां से हमारी शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी से, और स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। चूंकि ये खुद मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसीलिए इन्होंने जो पहला वंश बनाया दिल्ली सल्तनत में, वो कौन सा बनाया? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब दिल्ली सल्तनत में टाइम लगेगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत बड़ा पीरियड है, 1206 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1526 तक। ठीक, तो 1206 से लेकर के 1526 तक ये पूरा किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का। और 1526 में दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, इसको कौन हराएगा? बाबर हराएगा, और वहां से मुगल वंश की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ आप लोग को? सारी चीजें समझ में आ गई? ठीक, देखिए, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।